अपनी बदनामी का सहरा मेरे ही सर है। ना मैं नादानी में मोहब्बत करती और ना अपना सब कुछ लौटा कर अपनी जिंदगी बर्बाद करती। ये इन दिनों की बात है कि जब काफी दिनों से हमारे घर के सामने वाला मकान खाली था। मकान मालिक किसी मुख्तसर फैमिली की तलाश में था। जल्दी ही इसको किराएदार मिल गया। ये किराएदार रऊफ नामी नौजवान लड़का था। वो नजदीकी गांव से पढ़ाई के लिए शहर आया था। वो सारा दिन बाहर रहता और रात को घर आकर पढ़ाई में मशगूल हो जाता। जल्दी ही पास पड़ोस वालों ने महसूस किया कि इसकी सेहत खराब होती जाती है। जब वो गांव से आया था सुर्ख सफेद और सेहतमंद था। बाद में रंगत पीली पड़ने लगी और दुबला भी होता गया। एक रोज वालिद साहब को गली में मिला। उन्होंने पूछा, रऊफ बेटा तुम्हें क्या हुआ है? क्या शहर का पानी रास नहीं आया जो रोज बरोज कमजोर होते जाते हो? अंकल, दरअसल में सुबह शाम होटल से खाना खाकर आता हूँ, जबकि मुझको बाहर का खाना खाने की आदत नहीं है। यही वजह है कि पेट खराब रहता है। वालिद साहब बोले, अगर तुम चाहो तो खाना हमारे घर से खा लिया करो। तालिब इल्मों का भी मुआशरे पर हक होता है। खाना तो रोज ही पकता है। एक आदमी का इसमें से निकाला जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है अंकल, जब जरूरत होगी तो बताऊंगा। इस गुफ्तगू के अगले रोज ही मालूम हुआ कि रऊफ अस्पताल में दाखिल है। किसी गैर मेयारी होटल से खाना खाया तो फूड पॉइजनिंग हो गया। कॉलेज में तबीयत खराब हो गई। कॉलेज वाले ही अस्पताल ले गए। चपड़ासी को पैगाम देकर रऊफ ने हमारे घर भेजा था कि फलां अस्पताल में मैं दाखिल हूँ। मेरे घर से अगर कोई आ जाए तो इनको बता दीजिएगा। शायद उन दिनों उसके घर से उसका भाई या कोई रिश्तेदार आने वाला था, तभी उसने ये संदेशा मेरे वालिद को भेजा था। वालिद साहब रऊफ की अयादत को अस्पताल गए। वो वहाँ 5 दिन दाखिल रहा। उस दिन के बाद उसके लिए एक टाइम का खाना हमारे घर से जाता। जब वो कॉलेज से आता तो बेल बजा देता, मुलाजिम इसको खाना दे आता। रऊफ ने बहुत इसरार किया कि वो खाने की रकम हर माह दिया करेगा, लेकिन वालिद साहब ने मना कर दिया कि कोई बात नहीं, हमसायों का भी हक होता है। कुछ दिनों बाद हमारा मुलाजिम छुट्टी पर चला गया। वालिद साहब तो दुकान पर होते थे, लिहाजा अब रऊफ को खाना पहुंचाने का मसला था। मेरा भाई दुबई में था और घर में एक छोटी बहन थी जो मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी थी। इसने तो साफ मना कर दिया कि वो खाना पहुंचाने रऊफ के घर नहीं जाएगी। वालदा नहीं चाहती थी कि रऊफ रोजाना हमारे घर में खाना खाने आए, क्योंकि इस तरह लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता। अब इसका यही हाल था कि जब वो कॉलेज से आता बेल देकर दरवाजे पर खड़ा रहता और खाना लेकर अपने घर चला जाता। खाना खाने के बाद दोबारा बर्तन देने आता, बेल देता और हम बर्तन ले लेते। बाज़ाहिर ये आसान काम मगर खासी मुश्किल था। कभी अम्मी फारिग ना होती तो ये फर्ज मुझको ही अंजाम देना पड़ता। एक रोज वो खाना लेने ना आया, अगले रोज भी ना आया। अम्मी बुर्का ओढ़कर उसके दरवाजे पर गई, बैल दी। वो बैर आया तो पूछा, बेटा खाना क्यों नहीं ले रहे? कहने लगा, खाला जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है और मुझको सहेल की भी तकलीफ हो गई है। अच्छा बेटा, तो मैं खिचड़ी बनाकर भेज देती हूँ। अम्मी ने मुझसे कहा कि खिचड़ी बना दो। मैंने खिचड़ी तैयार कर ली तो खाला का फोन आ गया कि इनके शोहर की तबीयत खराब है, इनको अस्पताल ले गए हैं, फौरन आ जाओ। वालदा ने बुर्का सर पर डाला और खाला के घर जाने के लिए निकल गई। इनको ये भी याद ना रहा कि रऊफ को खिचड़ी देनी है। काफी सोच विचार के बाद बिल आखिर मैंने हिम्मत की, चादर लपेटी, खिचड़ी ली, इसके दरवाजे पर पहुंची, बैल दी। कोई जवाब ना आया। सोचा शायद रऊफ की तबीयत ज्यादा खराब है, सो हिम्मत करके इसके घर के अंदर चली गई, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था।
दबे कदमों डरती डराती आगे बढ़ी। वो कमरे में ना था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनी। खिचड़ी इसके कमरे में पड़ी टेबल पर रख कर मैं उल्टे कदमों लौटी तो वो वॉशरूम से निकल आया। कहने लगा, आपको जहमत करना पड़ी, शुक्रिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अम्मा को खाना के यहाँ जाना पड़ा, तभी मैं आ गई। अच्छा बर्तन लेती जाओ। इसने प्लेट में खिचड़ी निकाली, बर्तन खाली कर दिया। मैंने बर्तन उठाया और घर आ गई। इस पहली जुर्रत के बाद मेरी झिझक खत्म हो गई। अब जब भी मैं फारिग होती दरवाजे से झांकती, अगर कोई गली में इधर उधर ना होता तो तेजी से उसके घर के अंदर चली जाती और खाना देकर आ जाती। शुरू में हम सलामो दुआ के सिवा और कोई बात न करते थे। रफ्ता रफ्ता हिजाब कम होने लगा और मैं ठहर कर उसके साथ थोड़ी देर कोई इधर उधर की बातें कर लिया करती थी। अभी तक मोहल्ले वालों को इल्म ही न था कि मैं इसे खाना पहुंचाती हूँ। एक रोज बदकिस्मती से मोहल्ले की एक औरत ने मुझको रऊफ के घर से निकलते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, बात मुंह से निकली और कोठी चढ़ी। वो एक लगाई बुझाई करने वाली औरत थी। हर तरफ बात को फैला दिया और यूं सारे मोहल्ले में बदनाम हो गई। माँ ने स्कूल से उठा लिया और उस डर से घर से मेरा निकलना बंद कर दिया कि कहीं इस मामले की खबर मेरे वालिद को ना हो जाए। अब तक तो हमारे दरमियान ऐसा वैसा मामला न था, लेकिन पाबंदी लगी तो न जाने क्यों दिल को बेचैनी रहने लगी। महसूस हुआ कि मेरे दिल में इसकी जगह थी जो अब उसकी जुदाई मुझे तड़पाने लगी थी। इंसान पर पाबंदियां लग जाएं तो कुर्ब की शिद्दत भी दो चंद हो जाती है। अब मैं उससे मिलने की नई तरकीबें सोचने लगी। एक बार खत लिखकर उसके घर के अंदर फेंक दिया, जिसमें लिखा था कि गली में निकलकर अपनी सूरत दिखा दिया करो, कहीं दो पल तो मिल लो। उसने इस खत का कोई जवाब न दिया। मुझको और ज्यादा बेकरारी लगी। खत लिखकर दरवाजे से एक और खत लिखकर दरवाजे से झांका, देखा कि गली में कोई नहीं तो तेज कदमों से उसके घर की तरफ गई। उसके मकान की वो खिड़की जो सहन में खुलती थी वो खुली हुई थी। हाथ आगे करके खत सहन में फेंक कर उल्टे कदमों घर घुस गई। अब रऊफ को यकीन हो गया कि जब तक वो मुझको जवाब ना देगा मैं इसी तरह अहमकाना हरकतें करती रहूंगी। अगले रोज उसने दोपहर के बाद हमारी बैल बजाई। अम्मी नमाज पढ़ रही थी। मेरी छोटी, इसने कहा, हो ना हो, दबे कदमों दरवाजे पर पहुंची। झांका तो वही था। कहने लगा, मेरे मकान में मेरे कॉलेज के दोस्त और क्लास फेलो भी आ जाते हैं, लिहाजा अब तुम मेरे घर में मत आना। तो फिर गली में ही मेरी बात सुन लो। आखिर तुमने मुझसे क्या बात करनी है, अभी कह दो। अभी अब्बा के आने का वक्त हो रहा है। वो अचानक आ गए तो तुम मुझसे दरिया पर मिलो। मेरी सहेली का घर वहीं करीब है, मैं उसके घर का कह कर जाऊंगी। दिन को तो मुझे पढ़ाई करना होती है, कल से इम्तिहान शुरू है। अच्छा तो फिर रात को मिलो। रात को? इसने हैरानी से कहा। हाँ, दरिया 2-4 कदमों पर तो है। रात को अम्मी अब्बा जल्दी सो जाते हैं। मैं अंधेरे में निकलकर दरिया पर आ जाऊंगी। देखो आज रात जरूर आना, ऐसा ना हो कि तुम ना आओ और मैं वहाँ तुम्हारे इंतजार में रात भर बैठी रह जाऊं। ऐसा कहकर मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अब रऊफ के पास उसके सिवा चारा न रह गया कि वो रात को दरिया किनारे जाकर बैठ जाए और मेरा इंतजार करे। इत्तेफाक के उस रोज अम्मी और अब्बा देर तक बातें करते रहे और कहीं 12 बजे तक सोए। जो ही वो सोए मैंने दबे कदमों सहन अबूर किया और ऐसा से कुंडी खोली। गली में झांका, आसमान पर तारों की धीमी रोशनी थी। गली सुनसान थी और वहाँ दूर दूर तक कोई न था। न जाने दिल की गली का क्या जोर और जज्बा होता है कि इंसान न आंधी देखता है न तूफान। इंसानों का खौफ रहता है और न भूत प्रेत का। तेज तेज कदम उठाती तकरीबन 7 मिनट में मैं दरिया किनारे पहुंच गई। अगरचा मुझे आने में देर हो गई थी तो कभी यकीन था कि वो वहाँ जरूर होगा।
हजारों वसवसों का खौफ दिल पर उठा। जब मैं दरिया तक पहुंची तो देखा वहाँ वो न था। थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो कोई बैठा नजर आ गया। मैं समझी रऊफ है जो मेरा इंतजार कर रहा है। जब जरा और आगे गई तो देखा कि वहाँ वो नहीं, कोई और बैठा है। मैं डर कर वापस लपटी तो वो बोला, डरो नहीं बहन, मुझे रऊफ ने भेजा है, इसको सख्त बुखार है, वो मेरे घर में लेटा है, तुमको बुला रहा है। मैंने कहा रात आधी हो चुकी है, अब तुम्हारे घर कहीं, तो वापस घर कब पहुंचूंगी? मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, अब आ गई हो, ये लो। इसने पर्ची लिखकर मुझे दी है, खुद पढ़ लो अगर मेरी बात का यकीन नहीं है। इसने जेब से टार्च निकाली और पर्ची पर डाली। मैंने पढ़ा, लिखा था, मुझको शदीद बुखार है, 2 घड़ी देखने आ जाओ। अंदाजन तरीर उसी का था। मैं उसकी तकलीफ का सोचकर तड़प उठी। बगैर सोचे समझे उसके दोस्त के पीछे चल। जरा आगे गई तो स्कूटर नजर आया। वो बोला इस पर बैठ जाओ, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, तुमको वापस भी इसी पर सवार, तुमको वापस भी इसी सवारी पर ले आऊंगा। ना जाने किधर, इस रास्ते वो मुझे ले चला। इस वक्त मेरी मत मारी गई थी। रऊफ के बुखार का सुनकर उसके पीछे चल दी। हालांकि मुझे वापस घर को पलट जाना चाहिए। रऊफ की सोचों में ऐसी डूबी हुई थी कि अंदाजा ही ना हुआ कितनी दूर चली आई हूँ। जब एक मकान के सामने स्कूटर रुका, इसने उतरने का कहा तो मुझे होश आया। अब मैं पूरी तौर पर उसके रहमो करम पर थी। मकान के अंदर पहला कदम रखते ही दिल ने कहा कि तुमने यहाँ आकर बड़ी गलती की है। धड़कते दिल के साथ आधी रात को मैं एक अनजान घर में दाखिल हुई। तसव्वुर में रऊफ का प्यारा चेहरा था और कुछ सोच न थी। जब अंदर गई तो वहाँ बिस्तर जरूर बिछा हुआ था, मगर इस पर रऊफ न था। इधर उधर देखा, शायद दूसरे कमरे में हो। अभी मैं जायजा ले ही रही थी कि दरवाजा बंद करने की आवाज आई। वो शख्स जो मुझे लाया था दरवाजा बंद कर चुका था। इतने में दूसरे कमरे से 2 और आदमी भी आ गए, मगर इनमें कोई रऊफ न था। मैंने पूछा रऊफ कहाँ है? इनमें से एक बोला, उसे भूल जाओ, वो दरिया में डूब चुका है, अब हम हैं तुम्हारे रऊफ। इसके बाद क्या कहूँ? कलम तो खून के आंसू में डूब कर लिखूं तो सारे बदन का लहू काम आ जाएगा। मैं कितनी बेबस लड़की और ये इंसान नुमा दरिंदा जो कदम बिना सोचे समझे उठाया, वो मुझे किस राह ले आया। रात सर पर ऐसे गुजरी जैसे डैन हो। सुबह हुई भी तो कितनी स्याहियां समेट कर मेरे दामन में ले आई। उजाला तो फिर हुआ ही नहीं। मैंने अगर एक गलती कर ली थी तो दूसरी नहीं करनी थी, मगर अगली सबसे बड़ी गलती ये की कि अब्बा के खौफ से सुबह घर पहुंचने की कोई तरकीब न सूझी। हालांकि मैं चाहती तो सुबह घर चली जाती, जो होता सो होता। बाबल की छत से तो न जाती, मगर मैं तो वही बैठी रोती रही, रऊफ को कोसती रही कि इसने ये सब कुछ मेरे साथ जानबूझकर किया था या वो खुद किसी का शिकार हो गया था। भला उसे अपने किसी दोस्त को अपना राजदार बनाकर ऐसा मौका फराहम किया था। ये अकीदा तो कभी खुल ही ना सका। घर जाती तो ये अकीदा खुलता, लेकिन घर किस मुंह से जाती? मेरी हालत मेरी बर्बादी का नोहा थी। भला कौन मुझे कबूल करता? शायद अब्बा जान मुझको देखते ही शूट कर देते। दोपहर तक रोती रही। वो लोग घर को ताला लगा कर चले गए। मैंने पास पड़ोस में झांका और न शोर मचाया। यही जी चाहा कि अपनी बदनामी का सहरा गाने से बेहतर है कि यहीं प्यासी दफन हो जाऊं। शाम को वो लोग आए, कहने लगे यहाँ रुकना ठीक नहीं, किसी ने पुलिस को इतला कर दी है। इनके हत्थे चढ़ गए तो अखबार में तस्वीर आ जाएगी, बेहतर है निकल चलो। उन्होंने ना तो मुझे रऊफ तक पहुंचाया और ना मेरे घर तक, बल्कि एक कार में लाहौर ले आए और यहाँ शाही महल में एक औरत के घर पर छोड़कर चले गए। उस औरत ने मुझे दिलासा दिया। वो कहती कि मुझे माँ समझो,
مگر وہ ماں نہیں، ماں کے نام پر دبا تھی۔ وہ مجھے ہیرا کہہ کر متعارف کرواتی تھی۔ نہ جانے کب تک یہ ہیرا اس گندی جگہ پر بکتا کہ ایک روز ایک شخص جو وہاں اپنا دل خوش کرنے آیا تھا، میں نے اسے اپنا قصہ سنایا، التجا کی کہ وہ مجھے میرے والدین تک پہنچا دے، بے شک وہ مجھے شوٹ کر دے، اس جگہ رہنے سے تو باپ کے ہاتھوں مر جانا بہتر ہے۔ اس آدمی کو ترس آیا اور اس نے مجھے میرے گھر تک پہنچا دیا۔ وہاں سب بدل چکے تھے۔ میری ماں میری یاد میں رو رو کر اندھی ہو چکی تھی۔ باپ بےعزتی سہ نہ سکا اور دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ بھائی نے تو دروازہ کھولا لیکن کوئی بھی تعلق رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہی آدمی مجھے واپس اپنے ساتھ لے آیا، میرے ساتھ نکاح کیا اور میں اب اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ پر زندگی میں ایک غلطی مجھے گناہوں کی ایک ایسی غار میں لے گئی جہاں صرف دلدار ہی دلدار تھے۔ مجھے میرے شوہر نے کبھی کوئی تانا نہیں دیا، لیکن ہر دم یہ دل دھڑکتا رہتا ہے کہ میرا یہ آخری ٹھکانہ ہے بھی کہ نہیں۔